ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अब अपनी आर्मी को, अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। आज भारत ने अपनी स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने किया, जिसके पास भारत के परमाणु हथियारों का नियंत्रण है। अग्नि 5 की मदद से 5000 किलोमीटर तक परमाणु हमला किया जा सकता है और यह भारत की सबसे आधुनिक और सबसे लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल है। इसमें खास टेक्नोलॉजी है जिसे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, जिसमें एक मिसाइल अपने साथ कई बॉम्ब लेकर जाती है। इसका मतलब है कि एक मिसाइल से एक ही बार में कई ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। और अग्नि 5 मिसाइल का एक नया बंकर बस्टर वेरिएंट भी बनाया जा रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के वैज्ञानिक इस मिसाइल में अब कुछ नए बदलाव कर रहे हैं और भारत का यह स्वदेशी बंकर बस्टर जमीन के नीचे 250 से 300 फीट की गहराई तक हमला कर पाएगा। इस समय भारतीय सेना के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है और यह पहला मौका होगा जब भारत अपना खुद का बंकर बस्टर हथियार बनाएगा, वेपन बनाएगा। और मिसाइल्स के मामले में अब भारत आत्मनिर्भर है। भारतीय सेनाओं के पास दुश्मन पर हमला करने वाली मिसाइल्स भी हैं और किसी हवाई हमले को रोकने वाली मिसाइल शील्ड भी अब उनके पास है। और भारत की राजनीति की एक और बड़ी खबर यह है हमारे पास आज कि एक संस्था है जिसका नाम है CSDS। इस CSDS नाम की संस्था के चुनाव विश्लेषक संजय कुमार पर चुनाव आयोग ने एक नया केस दर्ज कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के मामले में गलत आंकड़े देने के विवाद पर उन पर यह नया केस दर्ज करवाया गया है। नासिक के चुनाव कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि संजय कुमार ने नासिक के देवलाली विधानसभा में वोटर्स को लेकर जो भी आंकड़े दिए वो भ्रामक हैं, इसलिए उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया गया है। इसी तरह से महाराष्ट्र के नागपुर में रामटेक विधानसभा क्षेत्र में वोटर से जुड़ी गलत जानकारी देने की वजह से केस दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में नागपुर पुलिस ने भी यह जानकारी दी है कि CSDS के संजय कुमार के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। उन पर झूठी सूचना और चुनाव के नियमों के उल्लंघन का आरोप है और CSDS के चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के गलत आंकड़े पेश करते हुए 17 अगस्त को सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट किए थे। एक पोस्ट में बताया गया था कि महाराष्ट्र के रामटेक और देवलाली विधानसभा में लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव में वोटर्स की संख्या 36 से घटकर 38% तक 36 से लेकर 38% तक घट गई है। और उन्होंने तमाम तरह के, आप देखिए उनका मैं पुराना ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखते जाइए। और इसमें उन्होंने तमाम तरह के आंकड़े पेश किए, गलत आंकड़े लगाए। और जब उन्होंने ये आंकड़े ट्वीट किए तो कांग्रेस पार्टी ने भी, कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने भी इन आंकड़ों के आधार पर सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दिया। पवन खेड़ा ने इन्हीं आंकड़ों का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए। हालांकि अब संजय कुमार ने अपना ये ट्वीट डिलीट किया है, अपना पोस्ट, और इसके साथ ही पवन खेड़ा ने भी अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है। और ऐसे तमाम लोग जो इन आंकड़ों का सहारा लेकर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, जो कह रहे थे कि चुनाव में धांधली हो रही है, अब धीरे धीरे वो लोग भी अपनी पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं। और इसीलिए आज आपको इससे ये सीख लेनी होगी कि कितनी बड़ी साजिश ये हो सकती है। एक और बड़ी बात यह है कि CSDS को भारत सरकार से फंडिंग मिलती है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ने उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। CSDS एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो सामाजिक, राजनीतिक और चुनावों पर अलग अलग सर्वे करता है और इसे मुख्य रूप से भारत सरकार की संस्था ICSSR से फंडिंग मिलती है। अब इस संस्था ने कहा है कि CSDS ने झूठे आंकड़े देकर फंडिंग की शर्तों का उल्लंघन किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि CSDS ने भारत के चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया की पक्षपातपूर्ण विश्लेषण के आधार पर
मीडिया जो स्टोरीज हैं वो प्रकाशित की हैं। आज मैं कुछ आंकड़े भी लेकर आया हूं आपके सामने, और इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि ये जो संस्था है इसे भारत सरकार से देखिए कितना पैसा मिलता है। ICSSR से इन्हें 2020 और 21 में 4.7 करोड़ रुपए मिले, 2021-22 में 4.3 करोड़, और 2023 और 24 में आप समझ लीजिए लगभग 98 लाख रुपए इन्हें मिले हैं। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक सरकार की तरफ से, जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया, करोड़ों रुपया हाल के दिनों में इस संस्था को दिया गया है, जिसके कागजात इस समय मेरे हाथ में हैं। अब आप देखिए कि सरकार से ही पैसा मिलता है और सरकार से ही पैसा लेकर यह संस्था झूठ फैला रही है। किसी भी देश को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि उसके लोकतंत्र पर हमला किया जाए। हमारे देश की शान हमारा लोकतंत्र है। हमारे देश का जो चुनाव है वो हमारे देश की शान है। पूरी दुनिया में लोग मानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव करवाता है, जिसमें 100 करोड़ वोटर लगभग हिस्सा लेते हैं। यह हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यह हमारे देश की शान है। हमारे चुनाव ही तो हमें चीन से अलग बनाते हैं, हमारे चुनाव हमें रशिया से अलग बनाते हैं, हमारे चुनाव हमें दुनिया के बड़े बड़े और देशों से अलग बनाते हैं। और हमारे चुनाव सबसे पारदर्शी हैं, और हमारा चुनाव ऐसा है जिसमें हर आम आदमी के हाथ में उसके वोट की ताकत है। वो जब चाहे सरकार बदल सकता है, और ये वोट की ताकत ही हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। और अब कुछ विदेशी ताकतें ऐसी हैं जो इसी स्तंभ पर लगातार चोट कर रही है। और आपने देखा होगा दूसरे देशों में भी जब उन्हें कमजोर करने की साजिश होती है तो सबसे पहले उनके लोकतंत्र पर, उनके चुनाव पर इस तरह के हमले किए जाते हैं, जो कि अब हमारे देश में हो रहा है। अच्छी बात यह है कि संजय कुमार ने अपना ये पोस्ट डिलीट कर दिया। अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मामले दर्ज हो रहे हैं। संजय कुमार के इन फर्जी आंकड़ों को आधार बनाकर हमारे देश के जो विपक्षी नेता लगातार एजेंडा चला रहे थे, अब मजबूरी में उन्हें भी डिलीट करना पड़ रहा है। और धीरे धीरे आप देखिएगा आने वाले दिनों में जो तमाम IT सेल के जितने लोग थे जो इन्हें लगातार इन आंकड़ों को गलत तरीके से पेश कर रहे थे, संजय कुमार की इस माफीनामे के बाद से अब उन्हें भी अपने ये सारे पोस्ट डिलीट करने पड़ेंगे। और इससे राहुल गांधी को भी एक सीख लेनी चाहिए। अब जब इतना सब कुछ हो रहा है, जब इन आंकड़ों में भी ये पाया गया कि ये फर्जी आंकड़े हैं, तो अब उन्हें समय आ गया है कि वो एक एफिडेविट पेश करें चुनाव आयोग के सामने। और एफिडेविट के साथ जो आंकड़े वो दे रहे हैं, क्योंकि वो भी लगभग यही बात कर रहे हैं जो यहां पर दी गई थी, ऐसे ही आंकड़े राहुल गांधी भी पेश कर रहे हैं। इसलिए उनके आंकड़ों पर तभी विश्वास किया जाएगा जब वो एफिडेविट लिख कर देंगे और फिर चुनाव आयोग उनकी जांच करेगा। ये बहुत चिंताजनक बात है हमारे देश के विपक्षी नेताओं के लिए, और सोशल मीडिया पर इन विपक्षी नेताओं के लिए जो शोर मचाने वाले IT सेल हैं उनके लिए भी बहुत चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर हम बात करें तो आज मॉस्को में विदेश मंत्री S जयशंकर की मुलाकात रशिया के उप प्रधानमंत्री से हुई है, और उन्होंने कहा कि वो भारत को तेल, कोयला और पेट्रोलियम का निर्यात कर रहे हैं, और लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर भी उनके बीच बातचीत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बनाने में भी रशिया मदद कर रहा है। आज रशिया ने टैरिफ वॉर पर भारत को एक नया और बहुत बड़ा ऑफर दिया है। भारत में रशिया के दूतावास के उप प्रभारी ने कहा है कि अगर भारत को अमेरिका के बाजारों में अपना सामान भेजने में परेशानी हो रही है, अगर अमेरिका भारत को परेशान कर रहा है, तो रशिया के दरवाजे भारत के लिए हमेशा खुले हैं। रशिया के इस डिप्लोमेट ने कहा कि दोस्त एक दूसरे पर प्रतिबंध नहीं लगाते। उनका यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, और इस बयान के दो मतलब हैं। पहला, भारत और रशिया के बीच संबंध रणनीतिक भरोसे पर आधारित हैं, इसलिए अमेरिका के टैरिफ पर रशिया ने खुद अपनी तरफ से भारत को अब और डिस्काउंट देने का ऑफर किया है कि हम आपके लिए और डिस्काउंट करते हैं। और दूसरा, पश्चिमी देशों के पक्षपातपूर्ण फैसलों की परवाह न करते हुए
भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देकर रशिया के साथ सहयोग अब कर रहा है। Generally speaking, our take is that any kind of a trade protectionism policy provokes disputes and instability in the global trade, as well as violation of the most favored nation principles of the WTO. So, if the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market would welcome Indian imports to the most extent possible. If West criticizes you, you are doing everything right. अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बाकी की खबरें दिखाएंगे।